हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने कल कंटेंट पढ़ा था इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, तो आज उसके पीवाईक्यू देखेंगे। जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस करा था कि कंटेंट जैसे ही कोई भी चैप्टर का कंटेंट पढ़ने के बाद हम पीवाईक्यू लगाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमने पढ़ा वो पेपर में आ रहा है नहीं आ रहा। तो वही तो हमारी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करेगा, वही ट्रस्ट बिल्ड करता है कि हाँ जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल 14 चैप्टर है। फिजिकल ज्योग्राफी हम पहले चला रखी है, उसके टोटल 14 चैप्टर्स है। पहली वीडियो हम कॉन्सेप्ट बेस्ड डालेंगे और दूसरी वीडियो उसके पीवाईक्यू जितने भी आए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पीवाईक्यू आज के चैप्टर के अप्रोक्सीमेटली अराउंड 60 क्वेश्चन होंगे। और ये पीवाईक्यू जो है CDS, NDA एंड CAPF जो अपना एक असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, UPSC तीनों एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो इन तीनों के एग्ज़ाम में जितने भी आज तक पीवाईक्यू आए हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे मैंने एक PDF में इंक्लूड कर दिए इंटीरियर ऑफ अर्थ के 2015 से लेके 2026 के फर्स्ट एग्ज़ाम तक। तो अब स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू सीरीज़। ये तो पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू शेडो जोन इन एन इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक इज यार करेक्ट। तो अब देखने में लग रहा है कि मुश्किल होगा, क्या पता आए ना आए, पर हमने ये सारा कंसेप्ट पढ़ रखा है कि शेडो जोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले मार्किंग कर लो कि पूछा क्या है। अभी पूछा कि शेडो जोन जो एक इवेंट होता है अर्थक्वेक का, वो उसके बारे में करेक्ट क्या है। हमने पढ़ा है कि शेडो जोन के बारे में हमें कितनी इन्फॉर्मेशन पता है। शेडो जोन होता क्या है, पहले शेडो जोन होता है कि ऐसा एरिया, ऐसा जोन जहाँ पर सेट ऑफ वेव्स, जो सिस्मिक वेव्स होती है वो पहुंच नहीं पाती, उस पर्टिकुलर एरिया को कहते हैं हम शेडो जोन। अब पी वेव का शेडो जोन अलग बताया था अपन ने, और एस वेव का अलग बताया था। ये कोर है। अब ये पर्टिकुलर एरिया हो गया। यहाँ से मान लो ये एपी सेंटर है जहाँ से रिलीज हुई है। और हमें पता होना चाहिए कि पी वेव जो होती है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से ट्रेवल कर सकती है, वेयर एज एस वेव जो होती है सिर्फ सॉलिड से मतलब ट्रैवल करती है। तो अपर कोर जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो कोर के अंदर से नहीं निकलेगी। वेयर एज पी वेव जो होती है सॉलिड लिक्विड गैस कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है। और हमें एक और भी चीज़ पता है कि पी वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है, ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ये मतलब साउंड वेव की तरह बिहेव करती है। ये टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है एंड इसका परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मूवमेंट होता है। इतनी बातें हमें पता होना चाहिए। और इसका 105 डिग्री टू 105 डिग्री होता है। इसका 105 डिग्री, 145 डिग्री, 145 एंड 105 डिग्री। तो हमें पता है कि एस वेव का शेडो जोन ज़्यादा बड़ा होता है। तो जोन बिटवीन 105 एंड 145 फ्रॉम एपी सेंटर वॉज आइडेंटिफाइड एज द शेडो जोन फॉर बोथ का तो नहीं होता, बोथ का तो 105 एंड 145 से नहीं होता, क्योंकि पी वेव जो होती है उसका 105 टू 145 होता है, पर एस वेव का 105 टू 105 डिग्री होता है। तो मतलब पहली स्टेटमेंट अपनी गलत। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में क्या है कि शेडो जोन ऑफ पी वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ। हमने पढ़ा है कि शेडो जोन जो होता है एस वेव का ग्रेटर होता है देन दी पी वेव, मतलब ये भी गलत होगी। तो स्टेटमेंट दोनों ही गलत है, तो नीदर 1 नॉर 2 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिचर स्केल से रिलेटेड है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, करेक्ट पूछा है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर गलतियाँ करता था कि रिचर्स के ये कई बार पूछ लेते थे कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो ये यहाँ पर रीड करना बहुत जरूरी है। माइन्यूट मिस्टेक्स होती है एग्जाम के टाइम में। रिचर स्केल के बारे में क्या पढ़ा था हमने। रिचर स्केल जो होता है, दो स्केल होते हैं, एक रिचर स्केल और एक मर्कली स्केल। रिचर स्केल जो होता है ये बताता है इंटेंसिटी को, ये बताता है मैग्नीट्यूड, कितने मैग्नीट्यूड का है, कितने मैग्नीट्यूड का है। मर्कली स्केल बताता है कितने इंटेंसिटी का है। तो रिचर स्केल जो होता है इंटेंसिटी स्केल है, सही बात है। फिर रिचर स्केल इंडिकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थ, ये भी सही बात है। और इसकी कोई अपर लिमिट, एक बात और हमने पढ़ी थी रिचर स्केल की, नो अपर लिमिट, अपर लिमिट नहीं होती है इसकी, मतलब कहीं तक भी जा सकती है अपर लिमिट यहाँ की। और ये दो तीन चीज़ें हमने रिचर स्केल के बारे में पढ़ी थी। और मर्कली स्केल जो इंटेंसिटी, ये जो होता है अमाउंट बताता है कितनी एनर्जी रिलीज हुई है पर्टिकुलरली। मर्कली स्केल बताता है कितना डैमेज कोज हुआ है, डैमेज के बारे में बताता है कि कितना डैमेज हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। एंड फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हमने वोल्केनोज के टाइप पढ़े थे कि कुछ वोल्केनोज के टाइप है और लोकेशन, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। तो शिल्ड वोल्केनो का मैंने एक एग्जांपल पढ़ाया था, दैट इज बेसिकली हवाई।
हमें ये सभी को पता है। अगर और पता भी नहीं है फिर भी ये क्वेश्चन डुएबल था। जैसे कि फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस है, इसका हमें पता है कि डक्कन प्लेट्यू वाला पर्टिकुलर एरिया इंडिया में है और वो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस भी उसे कहा जाता है, तो वो इंडिया डी का 2 हो गया। अब कंपोजिट एंड काल्डेरा में कहीं ना कहीं ए का थ्री मतलब ये पहले ऑप्शन तो 2 एलिमिनेट ही हो गए। फिर इसके बाद में काल्डेरा एंड कंपोजिट में यहाँ थोड़ी मतलब कहीं ना कहीं तकलीफ हो सकती है कि इनमें से कौन सा होगा, 50-50 पे अटक जाएंगे हम। तो ये डुएबल भी है अगर नॉलेज है तो प्योरली, ये स्टैटिक पार्ट का बेसिकली है, कोई कंसेप्ट है नहीं इसमें। तो कंपोजिट का बता देता हूँ, कंपोजिट का जो होता है इंडोनेशिया, देन काल्डेरा जो है फिलीपींस। तो सी बी का आएगा 1, बी का 1 कहाँ पर है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड ऐसे एक क्वेश्चन हो जाएगा। और आगे के लिए हमें याद कर लेना है, जो मैंने नोट्स बनवाए उसकी पीडीएफ निकाल लेना और उसमें ये वोल्केनो टाइप एंड लोकेशन ये वाला पीवाईक्यू इंक्लूड कर देना, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। व्हाट इज़ द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ, मैंने बताया था कि डिप्रेशन जो होता है कोई भी वोल्केनो के ऊपर, इसको हम कहते हैं क्रेटर। डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ वोल्केनो उसको कहेंगे क्रेटर। डक्कन ट्रैप फॉर्मेशन वॉज कोज्ड बाय, डक्कन ट्रैप फॉर्मेशन जो है फ्लड बेसाल्ट इरप्शन दोबारा आ गए, और ये इंडिया में होता है। ये हमने ऊपर एक पीवाईक्यू देखा था फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस वाला। लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर, ये हमने पढ़ा था इंट्रूसिव लैंडफॉर्म ऑफ वोल्केनोज। इस पर्टिकुलर जब हम लैंडफॉर्म पढ़ रहे थे वोल्केनोज में इंट्रूसिव होते हैं, कुछ एक्सट्रूसिव होते हैं। इंट्रूसिव ने हमने बैकोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, पैकोलिथ इन सभी के बारे में जाना था, और हमने देखा था कि लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल दैट कूल इन द डीपर डेप्थ में जो होते हैं उन्हें कहते हैं बैथोलिथ। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज क्रेटर लेक, क्रेटर लेक, ये थोड़ा आपके लिए स्टैटिक पार्ट हो सकता है कि स्टैटिक क्वेश्चन है, तो कौन सा इनमें से क्रेटर लेक है। तो ये जो है हमें पता है कि लोनार लेक को क्रेटर लेक भी कहते हैं, एंड ये है महाराष्ट्र में, ये हमें पता होना चाहिए। और ये इसे क्रेटर लेक कहते हैं क्योंकि ये जब मीटियोराइट धरती पे फॉल हुआ उसके कारण ये लेक बनी है, इसलिए इसको क्रेटर लेक कहा जाता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन वोल्केनिक गैस इज कैरिड बाय रनिंग वाटर एंड डिपॉजिटेड एज ए सेडिमेंट्री लेयर। अगर हमें ये क्वेश्चन नहीं भी आता, समझ भी नहीं आया, फिर भी ये डुएबल था। कैसे डुएबल था आप बताता हूँ कि हमें पता है कि बसाल्ट क्या है, इग्नियस रॉक है। तो यहाँ पर लेपेली एंड स्लेट तो हमें बेसिकली पता ही लग रहा है कि ये स्लेट जो होती है ये मेटामॉर्फिक है। ये रॉक्स एंड मिनरल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड टफ जो होता है, टफ और लैपिली, इनमें हमें कंफ्यूजन होगी। हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए बेसिक नॉलेज से कि बेसाल्ट इग्नियस है, स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक होती है, बट लैपिली एंड टफ में फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है हमें, लैपिली क्या है, टफ क्या है। तो बेसिकली ऑप्शन मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, टफ। इसका आगे से याद रखना कि टफ जो है वोल्केनिक ऐश डिपॉजिट हो जाती है ये रनिंग वाटर के द्वारा एज ए सेडिमेंट्री लेयर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्ट्राटोवोल्केनो जो है इसको कंपोजिट वोल्केनो भी हम कह देते हैं, कंपोजिट वोल्केनो भी होता है ये, स्ट्राटोवोल्केनो भी कहते हैं। स्ट्राटोवोल्केनो टीप होते हैं, स्टीप होते हैं सबसे, क्योंकि मैंने कंपोजिट वोल्केनो के बारे में हम एक चीज़ लिखवाई थी कि ये बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर है तो ये मोर विस्कस होगा, वेराज जो दूसरा अपना वोल्केनो था सिल्ड वोल्केनो, वो एसिडिक लावा होता है। एसिडिक लावा जो होता है फ्लूइडिक इन नेचर होता है, मतलब दूर दूर फैलेगा, तो वो लार्जेस्ट। एंड ये जो होता है हाईएस्ट होता है मतलब कि टॉलेस्ट होगा, हाईएस्ट होगा ये, तो मतलब ये टॉलेस्ट होगा, ठीक है। और जो सिल्ड वोल्केनो होगा वो लार्जेस्ट होगा, मतलब दूर दूर तक फैलेगा, क्योंकि वो फ्लूइडिक इन नेचर होता है, क्योंकि उसमें एसिडिक लावा है। और कंपोजिट स्ट्रेटोवोल्केनो को हम कंपोजिट वोल्केनो भी कहते हैं, और ये बेसिक लावा इसमें प्रेजेंट होती है। बेसिकली टॉल होता है, स्टीप होता है, मतलब ये पहली जो अपनी स्टेटमेंट ठीक है। दे कैन इरप्ट एक्सप्लोसिवली हैज फेल्सिक लावा फ्रॉम स्ट्रेटो होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस अंडर हाई प्रेशर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वोल्केनो इज नॉट करेक्ट, कौन सा वोल्केनोज के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट करेक्ट पूछ रखे हैं। स्ट्रेटो वोल्केनो प्रोड्यूस लार्ज फ्लोज दैट इनिशियली फ्लो
वैली बट आर हाईली रेजिडेंट टू इरोजन, ये भी बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो लावा निकलता है वो अ, उसकी जो रॉक्स होती है वो ज़्यादा हार्ड होती है देन दी रॉक्स ओवर विच दे ट्रेवल। तो इसमें रेजिडेंट होता है टू इरोजन, सही बात है। द सराउंडिंग एरिया कैन रिमेन, हाईलैंड्स रह सकते हैं, लावा रिजेस और मिसेसेस बन सकते हैं। जो आसपास के एरिया जो होते हैं वोल्केनो के वो हाईलैंड्स ही होते हैं बेसिकली, या फिर लावा रिजेस में या फिर मिसेसेस में चेंज होते कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं हवाई। हवाई जो एक सील्ड वोल्केनो है, हमने ऊपर भी देखा, इरोडेड बाय स्ट्रीम्स दैट फ्लो दैट फॉर्म डीपली काव्ड वैली विद स्टीपली स्लोपिंग हेड्स। एक बार देखते हैं, अगला देखते हैं कि द सिस्टम ऑफ स्ट्रीम्स ऑन ए डाइसेक्टेड वोल्केनो कोन इज नॉट ए रेडियल। यहाँ पर गलती है कि नॉट ए रेडियल, मतलब वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न ही होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा कि वोल्केनोज में जब कोई भी सिस्टम ऑफ जो लावा निकलता है वो रेडियल स्ट्रक्चर में होता है। रेडियल का मतलब हर तरफ फैल जाना ऊपर से, तो रेडियल इन स्ट्रक्चर ही होता है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होता है। तो यहाँ पर नोट नहीं आना चाहिए था, इज ए रेडियल, मतलब ये भी हमारा करेक्ट है। तो इसमें एक डाउटफुल था, फिर भी हमको पता लग गया कि लास्ट वाला ऑप्शन पढ़ने से, कई बार ऑप्शन पर सारे ऑप्शन पढ़ने से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। एक्सट्रूसिव वोल्केनो आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन। कौन से माउंटेन में एक्सट्रूसिव वोल्केनो फॉर्म नहीं होते? अलास्का है, रॉक्स है, रॉकी है एंड एंडीज है। ये जो बेसिकली ये तीनों जो है ये एक्सट्रूसिव वोल्केनोज के पार्ट है, बट हिमालय इज़ नॉट। हिमालय क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के मतलब कॉन्टिनेंट के आपस में टकरावट के कारण बने हैं। एंड इसमें दो प्लेट्स का मेजर रोल था, एक तो इंडियन प्लेट जो एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है। तो ये दो बेसिकली प्लेट थी जो आपस में कन्वर्ज हुई, उनके कारण जो है ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। वेरेज यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सबडक्शन के कारण हुआ है। एंड जहाँ पर सबडक्शन का कारण कोई भी चीज़ बनती है, एक ओशनिक प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो वहाँ पर वोल्केनोज फॉर्म होते हैं। तो ये एक्सट्रूसिव वोल्केनो के अलास्का, रॉकी एंड एंडीज पार्ट है। पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हिमालयाज़ को, कि इन्होंने पूछा कौन सा इसमें पार्ट नहीं है। तो हिमालयाज़ एक्सक्लूसिव वोल्केनो को पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये अपना कॉन्टिनेंट वोल्केनो के लिए अपने को एक प्लेट चाहिए जो ओशनिक होती है, जो हैवियर इन नेचर होती है देन दी कॉन्टिनेंटल प्लेट। अगला देखते हैं आर्क वोल्केनो। रिगार्डिंग दी आर्क वोल्केनो, ये भी नया है, PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, हमने ये पहले नहीं पढ़ा होगा। अब देखते हैं आर्क वोल्केनो आर फाउंड नियर डाइवर्जेंट। अब दो चीज़ें बता देता हूँ, एक तो बाउंड्री होती है कन्वर्जेंट, एक होती है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब है कि दो प्लेट्स है, बेसिकली दो प्लेट है, डाइवर्ज होना मतलब दूर दूर जा रही है। कन्वर्जेंट का मतलब है कि दो प्लेटें आपस में आके मर्ज हो रही है, तो उनको कहते हैं कन्वर्जेंट। एक होती है ट्रांसफॉर्म, ये बेसिकली आके डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। इसमें क्या होता है कि एक प्लेट लिटरल मूवमेंट्स होती है इनकी, एक प्लेट नीचे जा रही है, एक प्लेट ऊपर जा रही है, मतलब इनमें फ्रिक्शनल मूवमेंट ज़्यादा है इसमें। एक ट्रांसफॉर्म, एक कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट है। अब जितने भी मतलब वोल्केनोज होते हैं, जितने भी अपने सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती है, बेसिकली कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे मैक्सिमम पाई जाती है। मैक्सिमम, सभी नहीं कह रहा, ऑलमोस्ट नहीं कह रहा, मैक्सिमम कन्वर्जेंट, कुछ डाइवर्जेंट पे भी होती है, पर मैक्सिमम जो होती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे ही मिलती है। ये जितने भी अपने को एक्टिविटीज़ है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ है या फिर सिस्मिक एक्टिविटीज़ है। अब देखते हैं कि आर्क टाइप वोल्केनो होता है, एक एंडियन टाइप वोल्केनो भी होता है। जैसे कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में अगर कॉन्टिनेंट अगर कन्वर्ज करा, कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्ज करा, तो कॉन्टिनेंट ओशन जब कन्वर्ज करेगा इसको कहते हैं एंडियन, इसको कहते हैं आर्क टाइप वोल्केनो, जो भी यहाँ प्लेट बाउंड्री पे बनता है। कॉन्टिनेंट के कन्वर्ज होने के कारण जो वोल्केनो बनता है उसे कहते हैं आर्क वोल्केनो। कॉन्टिनेंट ओशन के कन्वर्ज होने के कारण जो वोल्केनो बनता है उसे एंडियन कहते हैं। तो हमें पता लगा कि ये दोनों कन्वर्ज होने के कारण बन रहे हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, सम ऑफ द वर्ल्ड्स क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कोन शेप। ये थोड़ा स्टैटिक है, ये याद होना चाहिए कि माउंट फ्यूजी जापान में, मयन जो है फिलीपींस में, आर्क वोल्केनो के दोनों टाइप हैं। हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द ऑन अर्थ आर ऑफ आर्क टाइप के ही हैं। और नोटेबली ओजस डेल सेलाडो, हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका और चाइल की बाउंड्री पे हैं। दोनों जो कंट्रीज हैं उनकी बाउंड्री पे ये प्रेजेंट है। और ये जो है बेसिकली हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन दी वर्ल्ड है। तो ये स्टेटमेंट भी दोनों सही है। और दोनों ये आगे से याद रखना है कि माउंट फ्यूजी, माउंट मयो
एंड ओजस डेल सेलाडो जो है, ये तीनों आर्क टाइप वोल्केनो है। इन फ्यूचर ये क्वेश्चन वन वर्ड में आ सकता है कि कौन सा इनमें से आर्क टाइप वोल्केनो है या फिर कौन सा इनमें से आर्क टाइप वोल्केनो नहीं है। तो इस PYQ का हेल्प लेके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है बेसिकली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। अगला चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वोल्केनो आर करेक्ट, कौन सी इसमें से करेक्ट है वोल्केनो। हमने ये क्वेश्चन भी न्यू है, ये हमने NCERT में नहीं पढ़ा, पर ये हम आगे जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस PYQ की रेफरेंस से हम आगे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। अब स्ट्रेंथ ऑफ वोल्केनो इज मेजर्ड बाय वोल्केनिक, सही बात है। वोल्केनिक जो एक्सप्लोजिव इंडेक्स होती है, जो भी स्ट्रेंथ मेजर करी जाती है कि कितनी स्ट्रेंथ क्या है, तो वोल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स होता है, उसके द्वारा ये स्ट्रेंथ मेजर की जाती है। आइलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय वोल्केनिक, आइसलैंड है एंड फिलीपींस है, ये क्रिएट करे गए थे वोल्केनिक एक्टिविटी, वर क्रिएटेड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी ओनली। ये भी सही है। वोल्केनिक जो सोइल होती है ये हमेशा बहुत फर्टाइल इन नेचर होती है, क्योंकि इसमें मिनरल होते हैं, काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, तो ये फर्टाइल होती है। अलाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस, सही बात है। एक इंटेंसिव होती है, एक अलग टाइप की और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, दो टाइप की एग्रीकल्चर होती है बेसिकली। तो हमें ये तीनों इसमें करेक्ट है, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। एंड उसके बाद देखते हैं कंपोजिट वोल्केनिक कोन। कंपोजिट वोल्केनिक कोन इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राटा कोन बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिंग शीट्स ऑफ लावा एंड प्रोक्लास्टिक मटेरियल्स, अनइवन स्ट्रीम्स ऑफ लावा फ्लो, कैटा एरप्शन ऑफ। तो ये होती है बिकॉज ऑफ दी कंपोजिट जो वोल्केनो, उनकी जो कोन्स होती है, स्ट्राटा कोन इज ऑल्सो कॉल्ड, उनको स्ट्राटा कोन भी कहते हैं। आगे से याद रखना है कि इन कोन को स्ट्राटा कोन भी कहते हैं, इसे इनको स्ट्राटा वोल्केनोज भी कहते हैं, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था। इनकी होती है क्योंकि अल्टरनेटिव शीट जो होती है लावा की एंड प्रोक्रेस्टिक मटेरियल्स होते हैं, मतलब अल्टरनेटिव शीट, स्ट्राटा मतलब लेयर्स में होना, तो इसलिए बेसिकली स्ट्राटा से पता लग रहा है, स्ट्राटा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लेयर। तो अल्टरनेटिव शीट्स ऑफ लावा हो गया एंड प्रोक्रेस्टिक मटेरियल। प्रोक्रेस्टिक मटेरियल कुछ नहीं होता बेसिकली, ये होता है ऐश, डस्ट, इन्हीं को ही कहते हैं प्रोक्लेस्टिक मटेरियल्स। जो वोल्केनिक ऐश हो गई, ये जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको प्रोक्लेस्टिक मटेरियल कहते हैं। तो अल्टरनेटिव शीट्स ऑफ लावा एंड प्रोक्लेस्टिक मटेरियल, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर नॉर्मली ओनली ए फ्यू फीट थिक बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड फ्लो में बिल्ड अप वोल्केनो, सच वोल्केनोज आर टर्म्ड एज। इन वोल्केनोज को क्या कहेंगे हम बेसिकली। अब क्या है कि दोबारा पढ़ते हैं कि बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड फ्लो में बिल्डअप ए वोल्केनो। अब क्या कह रहा है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, मतलब ऐसा वोल्केनो कह रहा है कि लार्जेस्ट वोल्केनो की बात हो रही है यहाँ पर, फ्यू फीट थिक एंड काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये रिपीटेड फ्लो में बिल्डअप वोल्केनो, मतलब ऐसा है कि ये वोल्केनो ऐसा है। अब रिपीटेड मतलब बार बार लावा निकलता रहा निकलता रहा निकलता रहा, तो ये इसको बिल्डअप कर सकता है, मे बिल्डअप वोल्केनो, बड़ा वोल्केनो भी इसको बिल्डअप कर सकता है, पर ये जो है दूर दूर तक फैलता है ये। और ऐसा वोल्केनो जो है हाईएस्ट वाला वोल्केनो, हमने पढ़ा था कि ऐसा वोल्केनो कहते हैं हम शील्ड वोल्केनो। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 1 इनको देखना है। इनके एग्जामिनेशन के बाद हमें ये कोड्स दिए हुए हैं, फिर सिलेक्ट करना है कौन सा कोड इसमें से करेक्ट है। वोल्केनिक इरप्शन इज ऑफन अकम्पेन्ड बाय, वोल्केनिक जो इरप्शन होती है बेसिकली, अगर वोल्केनिक इरप्ट वोल्केनो आ रहा है तो अर्थक्वेक भी आने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती है। फिर है कि वोल्केनो इरप्ट डस्ट पार्टिकल इन दी एटमोसफेयर, प्रोक्लेस्टिक मटेरियल की जो हमने बात करी थी, ये भी सही है। स्टेटमेंट 1, 2 सही है, पर स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 का राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें क्या कह रखा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड आर ट्रू, सही बात है। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा 1 एंड 2 आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ये हमें पता लग गया, ऑप्शन बी ब्रावो। विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट द अर्थ क्रस्ट एंड क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल, मेंटल एंड क्रस्ट को कौन सी सेपरेट करती है। मैंने एक ट्रिक बताई थी याद करने की कि कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, इनके बीच में एमजी हेरिटेज की गाड़ी आती है ना, एमजी हेक्टर सॉरी, तो एमजी ये मोविक एंड ये गुटनबर्ग। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, सी कॉनरेड, आर एंड एल कॉनरेड, रेपटी एंड लेहमन। तो हमें पूछा है कि कौन सा पूछा है, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि ऐसा पर्टिकुलर जोन जहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी की स्पीड अब्रप्टली चेंज हो जाए, उस पर्टिकुलर जोन को कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। अब है
कि क्रस्ट एंड मेंटल को, क्रस्ट एंड मेंटल मतलब ये वाला और ये वाला, तो ऑप्शन होना चाहिए मोरोविक, मोरोविक। अगला दोबारा स्टेटमेंट बेस है, फिर उसके बाद कोड, वही सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी ये रिपीट हो गया। अभी अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ दी अबोव आर प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन के ऊपर कौन से पार्ट है? प्रोक्लास्टिक डेब्रीज होती है, एश एंड डस्ट है, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, ऑल फोर, चारों ही इसके राइट ऑप्शन है। मेंटल से रिलेटेड कौन सी है? मेंटल डिसकंटिन्यूटी इज एट दी अपर मोस्ट पार्ट ऑफ दी, मोहो जो डिसकंटिन्यूटी होती है ये इज एट दी अपर मोस्ट पार्ट ऑफ दी मेंटल, नहीं भाई, मोहो जो डिसकंटिन्यूटी होती है बेसिकली ये क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपर मोस्ट पार्ट ऑफ दी मेंटल में प्रेजेंट है, ये पर्टिकुलरली गलत हो गई। लोअर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड, लोअर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थनोस्फेयर। एस्थनोस्फेयर जो होता है, अपर पोर्शन जो होता है मेंटल का, उसे कहते हैं एस्थनोस्फेयर। तो यहाँ पर नीदर वन नीदर टू दोनों ही गलत है ये। और फिर इसके बाद देखते हैं अर्थ की क्रस्ट इज दी थिनेस्ट। थिनेस्ट जो होती है ये ओशंस में होती है बेसिकली, और कॉन्टिनेंट्स में ये थिकेस्ट होती है। अंडर द माउंटेन रेंज, नहीं भाई 70 किलोमीटर्स की होती है। हमने देखा था कि हिमालयाज के नीचे जो होती है 17 किलोमीटर तक मतलब उनकी डेप्थ जाती है बेसिकली क्रस्ट की। कॉन्टिनेंट का मासिस नहीं। ओशनिक बॉटम, ओशनिक बॉटम सी चार्ली इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद आते हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी इसमें से, नोट पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिया करो कि नॉट करेक्ट पूछ रखा है, कौन सी इसमें ठीक नहीं है। द प्लेन ऑफ सेपरेशन बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में सही बात है, मोवरिकी कहते हैं उसे। मेंटल कंटेन मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मटेरियल, ये बात भी सही है क्योंकि हमें पता है कि मेंटल जो 84% है, 2/3 मतलब लगभग 66% हो गया, मतलब उससे ज़्यादा ही कंटेन होता है, सही बात है। मेंटल इज कंपोज्ड ऑफ हैवीएस्ट मटेरियल, ये गलत हो गया क्योंकि हमें पता है कि कोर जो होती है सबसे ज़्यादा कोर होती है, फिर इसके बाद में मेंटल होती है एंड फिर इसके बाद में क्रस्ट होती है, ये सीक्वेंस होता है। तो कोर इज़ द हैवीएस्ट, तो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद जाते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। इनर मोस्ट में हमने फिर दोबारा देखा कि वही डायग्राम CR L एंड MG, तो लेहमन इज द राइट ऑप्शन। लेहमान डिसकॉन्टिन्यूटी इज द राइट ऑप्शन, इनर मोस्ट में मिलती है ये सबसे ज़्यादा। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थिनेस्ट लेयर, थिनेस्ट लेयर कौन सी होगी? क्रस्ट इज द थिनेस्ट लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर फाउंड इन हाइएस्ट एंड लोएस्ट क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। एक तो होता है अर्थ की क्रस्ट में, एक होता है अंटायर अर्थ। अंटायर मतलब कह सकते हैं एटमोस्फेयर कह सकते हो, उसमें होता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। यहाँ पर होता है आयरन, फिर होता है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। यहाँ पर लीस्ट होता है मैग्नीशियम। तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन होगा वो देख लेते हैं कि अर्थ की क्रस्ट में पूछ रखा है तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सबसे कम होता है मैग्नीशियम, और अंटायर एटमॉस्फेयर में पूछ रखा है तो आयरन सबसे ज़्यादा है और एल्यूमिनियम सबसे कम है यहाँ पर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, मतलब इनमें करेक्ट पूछ रखा है। द अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर, सही बात है। मीन थिकनेस ऑफ ओशियनिक क्रस्ट इज 15 किलोमीटर, वेर एज दैट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अराउंड 30 किलोमीटर। यहाँ पर 15 किलोमीटर नहीं, अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर होनी चाहिए। अगर 6 किलोमीटर भी देते फिर भी कहीं ना कहीं ठीक होता, अप्रोक्सीमेटली चलती है ये चीज़ें। तो 15 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए अल्फा इज द राइट ऑप्शन, वन ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ इंटीरियर इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर, ओशनिक क्रस्ट जो होती है हैवियर देन दी, ये हमने देख लिया कि हैवियर होती है। एंड मोस्ट ऑफ दी अर्थ्स इंटरनल हीट इज कंटेन्ड विद इन दी मेंटल, सही बात है। कन्वेक्शनल करंट जो होते हैं वहीं पे ऑपरेट करते हैं। लार्ज कन्वेक्टिव सेल जो कन्वेक्शनल सेल ही कहते हैं इन दी क्रस्ट सर्कुलेट हीट एंड ड्राइव, क्रस्ट में थोड़ी सर्कुलेट करते हैं, वो तो मेंटल में सर्कुलेट करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज दी, 3 से ही काम चल जाता अगर 3 किसी को पता था कि कन्वेक्टिव सेल कहाँ पर ऑपरेट करते हैं। तो ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर बी ब्रावो, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ, लिथोस्फीयर जो होता है, लिथोस्फीयर एक बार देख लेते हैं दोबारा, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। और एस्नोस्फेयर जो होता है ये अपर मेंटल को कहते हैं। और ये लिथोस्फेयर पूछा है तो लिथोस्फेयर में क्रस्ट प्लस सॉलिड मेंटल, तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए कि क्रस्ट
एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, ये ऑप्शन नंबर सी चार्ली इज द राइट ऑप्शन। देन आफ्टर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फेयर इज यार करेक्ट। लिथोस्फेयर के रिगार्डिंग, उसके एवोल्यूशन के रिगार्डिंग कौन सी बातें सही हैं, ये हमें देखना है। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ हैड इंक्रीज्ड। टेम्परेचर जो है, अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ग्रेजुअल डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो टेम्परेचर, मैंने बताया था कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, डेप्थ के साथ तीनों चीज़ें, ये फिनोमेना जो होते हैं तीनों इंक्रीज होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो होगी सही। इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन द मटेरियल इनसाइड द अर्थ स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज। ये बात भी सही है कि डिपेंड मतलब सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे जैसे इस प्रोसेस के एवोल्यूशन में जो मटेरियल होता है अर्थ के अंदर का, वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया, बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी चार्ली। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फेयर इज फाउंड इन दी हिमालयन माउंटेन 70 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ओशनिक क्रस्ट में तो बहुत, ओशनिक जो क्रस्ट होती है वहाँ पर तो बहुत ही कम होती है लिथोस्फेयर की। एंड कंसीडर दी एस्टनोस्फेयर, एस्टनोस्फेयर के रिगार्डिंग पढ़ना है अपने को। इट एक्सटेंड फ्रॉम लोअर क्रस्ट टू अपर मेंटल। तो हमें पता है कि एस्टनोस्फेयर को कहते हैं कि अपर मेंटल ही होती है बेसिकली, प्योरली इट इज़ दी अपर मेंटल। तो एक्सटेंड थोड़ी करेगी, लोअर क्रस्ट टू अपर मेंटल नहीं होती, ये प्योरली इट इज़ इन दी अपर मेंटल। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज द इनकरेक्ट। सेकंड में इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड्स इट्स वे टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। ये बात सही है कि मेन सोर्स होता है मैग्मा का एस्टनोस्फेयर। तो बी ओनली 2 is the correct option. Which one of the following areas in India falls under seismic zone 5? इंडिया में 4 जोन है, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। ये लिस्ट इंटेंस, मॉडरेट एंड ये इंटेंस होता है। ये हाईली इंटेंस, ये पर्टिकुलर जोन्स होते हैं जिसमें हमने कैटेगराइज्ड। जोन नंबर 1 कोई भी नहीं है, जोन नंबर 1 में जितने भी स्टेट्स आ रहे हैं वो हमने कंबाइन कर दिए जोन नंबर 2 में। सिस्मिक जोन वी मतलब 5, ये कहाँ पर होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होगा। यहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी मतलब जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर को वही दोबारा क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द इंडिया फॉल अंडर द अर्थक्वेक, वो सेम रिपीट हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी डेल्टा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर को कौन सा, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। देन आफ्टर रिचर स्केल के बारे में, रिचर स्केल जो होता है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज, कितनी क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज हुई है बाय सिंगल, सही बात है। रिचर स्केल की हमने पढ़ा था कि कोई अपर लिमिट नहीं होती है, डराइव बाय, ये फैक्ट एक बार इंक्लूड कर लेना अपने नोट्स में कि हमने नहीं पढ़ा कि इट वाज डिवाइस्ड इन 1935 बाय चार्ल्स एफ रिचर। इन्हीं के नाम पे इनका नाम, स्केल का नाम रिचर स्केल रखा गया। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। सुनामी के बारे में देख लेते हैं। सुनामी जो है डिवास्टेशन लाती है नियर द कोस्ट ऑफ सी, एज स्पीड ऑफ द सोनिक वेव जनरेट्स एट द एपिसेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी सी की उतनी ज़्यादा सुनामी बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस होगी, उतनी ज़्यादा डिवास्टेशन और लाएगी, उतनी ज़्यादा स्पीड सोनिक वेव की ज़्यादा होगी। इसके बाद देखते हैं कि जोन्स, सिटी एंड अर्थक्वेक जोन्स। अभी इसको कैसे अटेम्प्ट करना है कि हमें पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया हमने ऊपर पढ़ा कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जोन 5 में है, तो गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो जोन नंबर 5 में आना चाहिए। बी का हो गया फर्स्ट, बी का फर्स्ट मतलब बी का फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर डी एंड ए तो पहले एलिमिनेट। तो हमें एक और मिलेगा कि सी का 2 होना चाहिए, सी का 2 जो नंबर 4 में आ गया। तो अब कोलकाता एंड चेन्नई यहाँ पर मतलब 50-50 में हम रोक गए, तो यहाँ पर ये रिस्क लेना चाहिए क्योंकि कोलकाता, अब थोड़ा सोच के देखते हैं कि कोलकाता हो गया, कोलकाता कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के पास में ही है, ऑलमोस्ट वेस्ट बंगाल में हो गया। तो यहाँ पर जोन 5 है, तो जोन 4 में हमें कोलकाता को डालना चाहिए, एंड जोन मतलब 3 में डालेंगे। 4 में तो दिल्ली को डाल दिया, एंड ए जो है 3 में डालेंगे, एंड चेन्नई को हम 2 में डाल देंगे। तो ए को 3 में, ए को 3 में, तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रावो, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं कि हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट जो होता है हाईली सिस्मिक एक्टिव जोन है, तो उसके पास वाला एरिया वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होगा। अब विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉज ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक का कौन सा, ये पहले ही हमने कर रखा है कि फॉल्टिंग जो होता है इसका कारण होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स का। फिर दोबारा एक बार जोन्स पे क्वेश्चन आया, सिस्मिक जोन एंड प्लेस इंडिकेटेड इन द मैप।
अब गुजरात जो होता है, गुजरात में भी हाईली एक्टिव जोन होता है, जो नंबर 5 में आएगा गुजरात, पर्टिकुलरली 3 जो है ये आएगा 1, 3 का आएगा 1, सी का मतलब 1 आना चाहिए, सी का 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड डी इज एलिमिनेटेड। तो बी का होगा 3, बी का 3 मतलब जो नंबर 3। अब बचा 1, 1 जो है बीच वाला है एंड 4, 4 का क्या होना चाहिए, 4 का होना चाहिए 4 ही होना चाहिए, 4 का होना चाहिए 2, 4 का होना चाहिए 2, 4 का होना चाहिए 2। तो ऑप्शन नंबर सी चार्ली इज द राइट ऑप्शन। तो ये हो गया हाईली एक्टिव हो गया गुजरात वाला, ये भी हाईली एक्टिव होता है, ये हिमालयन वाला पार्ट आ गया, और ये वाले फिर 2 बच गए 1 एंड 2। तो एलिमिनेट करके भी ये क्वेश्चन हो सकता था, डुएबल है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सिस्मिक जोन्स, इंडिया कितने सिस्मिक जोन में, मैंने बताया था कि देर आर टोटल 4 जोन्स, लिस्ट इंटेंस, इंटेंस एंड देन इंटेंस, देन हाईली इंटेंस, ये 4 जोन होते हैं, जो नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो इंडिया में टोटल देर आर 4 जोन्स। इन ए सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर, ये हमने देखा कि पी वेव जो होती है रिकॉर्ड करती है अर्लियर, एंड एल वेव्स आर लास्ट टू रिपोर्ट, सर्वेस वेव जो होती है लास्ट टू रिपोर्ट होती है, एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर भी होती है, पी वेव लेस डिस्ट्रक्टिव होती है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पी वेव इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो, सही बात है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। एस वेव जो होती है राइट एंगल में मतलब ट्रांसफर्स होती है, दोनों ही स्टेटमेंट अपनी सही है। तो सी चार्ली इज द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, 1 एंड 2। वेव्स दैट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर, जानने हेल्प करती है साइंटिस्ट को, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वेव है इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए असिस्ट करती है साइंटिस्ट को, वो है दीज आर सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स जिनको हम कह देते हैं एस वेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थक्वेक वेव इज नॉट करेक्ट, अर्थक्वेक वेव के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। पी वेव मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव, सही बात है। पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड गैस, सही बात है। पी वेव है मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर इट्स शैडो जोन, ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा कि एस वेव का शैडो जोन इज ग्रेटर देन दी पी वेव शैडो जोन। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमें पहले ही पता लग गया, कि पहले मैंने सी को जब मार के ये पढ़ लिया। तो सी भी देख लेते हैं एक बार। सिस्मोग्राफ लोकेट होता है बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपीसेंटर, कैन रिकॉर्ड दी, सही बात है कि 145, क्योंकि ये तो 105 से भी पढ़ लेते हैं, हमने पढ़ा था ना इसका कि ये लमसम ऐसा होता है कि 145, इसके बियॉन्ड भी तो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी तो रिकॉर्ड हो रही है वेव्स, इसके बियॉन्ड भी पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लॉन्ग वेव या एल वेव को लॉन्ग वेव भी कहते हैं, जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक इज यार करेक्ट। दे फॉलो द अर्थ सर्कमफ्रेंस, सही बात है। दे ट्रेवल एट मोर और लेस एट कॉन्स्टेंट रेट, मतलब ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 चार्ली इज द राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस वेव इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रखा है, ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखो कि नॉट करेक्ट है। मैं भी यहाँ पर मैक्सिमम मिस्टेक कर देता था पहले जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो एस वेव के रिगार्डिंग बातें हमें याद आनी चाहिए। एस वेव आर स्लोअर देन दी पी वेव, सही बात है, क्योंकि पी वेव फर्स्ट टू अराइव होती है एंड एल वेव्स आर लास्ट टू अराइव, तो एस वेव आर सेकंड एट प्लेस टू अराइव दी अर्थ सरफेस। तो सही बात है, पहले ये लाइन तो सही है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एस वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग्स एंड हाईवे ओवरपासेस। एस वेव जो होती है लेस डिस्ट्रक्टिव, मतलब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं आगे स्टेटमेंट। एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड एंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द अर्थ आउटर कोर, आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड की बनी होती है, तो मतलब सही बात है कि ओनली थ्रू सॉलिड, तो ये लाइन भी हमारी सही है। सिस्मोलॉजिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट द अर्थ आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड और फ्लूइड, अर्थ की आउटर कोर जो होती है या तो लिक्विड हो गया या फिर फ्लूइड के नेचर होगी, तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी ब्रावो इज दी राइट ऑप्शन, मतलब ये करेक्ट नहीं है कि एस वेव जो होती है लेस डिस्ट्रक्टिव नहीं होगी, ये जो होती है मोर डिस्ट्रक्टिव होगी, ये डिस्ट्रक्टिव होगी नेचर, मोर डिस्ट्रक्टिव तो एल वेव होती है सॉरी, तो ये भी डिस्ट्रक्टिव होगी, ये बिल्डिंग्स एंड हाईवे ओवरपासेस को इनको इम्पैक्ट करेगी। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेकेंडरी वेव से रिगार्डिंग हमें देखना है। दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रस्ट इन दी मटीरियल, सेम वही एस वेव जो होती है, दीज आर ट्रांसवर्स वेव, तो पहली स्टेटमेंट सही है। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर, तो ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टीज ही बता रहे हैं, बोथ वन एंड टू, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रखा है, नॉट करेक्ट प्राइमरी वेव के रिगार्डिंग। दे आर सिमिलर टू साउंड वेव, सही बात है। दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड मटेरियल, ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल नहीं भाई, ये तो हमें एस वेव की प्रॉपर्टी बता दी, तो आगे पढ़ने की जरूरत हमें पड़ी नहीं। फिर भी देख लेते हैं, सॉलिड लिक्विड सही है, मूव फास्टर फर्स्ट टू अराइव सही है।
अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द फोकस। हाइपोसेंटर नहीं होता, हाइपोसेंटर और फोकस तो दोनों ही सेम चीज़ होती है, तो मतलब पहली स्टेटमेंट ही गलत, पहली स्टेटमेंट गलत, तो ऑप्शन ए एंड सी तो पहले ही एलिमिनेट। वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेरी हायर इन डेंसर एरिया, सही बात है, डेंसर एरिया में वेलोसिटी जो होती है अर्थक्वेक की ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट। तो मतलब बी पहले ही पता लग गया कि ऑप्शन नंबर बी ब्रावो सेकंड एंड थर्ड इज़ द राइट ऑप्शन। सी मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक इज आर करेक्ट, कौन सा इनके रिगार्डिंग सही, अर्थक्वेक के रिगार्डिंग। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, बिल्कुल सही बात है। अर्थक्वेक जनरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक फोकस। ये जो है जनरेट करती है, अर्थक्वेक जनरेट करती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव एंड दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक फोकस, बिल्कुल सही बात है। डी फोकस अर्थक्वेक आर लाइकली टू कोज मोर डैमेज देन शैलो फोकस अर्थक्वेक, ये बात गलत है कि सिंपल लॉजिक लगाओ कि शैलो फोकस जो अर्थक्वेक होगा वो अर्थ के सरफेस के नज़दीक होगा तो वो ज़्यादा डैमेज कोज करेगा इंस्टेड ऑफ डीप फोकस अर्थक्वेक, क्योंकि वो डिस्टेंस फ्रॉम दी अर्थ सरफेस इज़ वेरी हाई, तो मतलब जब तक वो पहुंचेगा ये शैलो फोकस अर्थक्वेक ये तो डैमेज कोज कर दिया होगा तब तक तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। एंड तो मतलब 3 स्टेटमेंट गलत है इसमें, थर्ड स्टेटमेंट गलत है एंड ब्रावो बी इज द राइट ऑप्शन 1 and 2 ओनली। विद रेफरेंस टू अर्थक्वेक के रेफरेंस से विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अर्थक्वेक लार्जली अकर अलोंग द कन्वर्जेंट, सही बात है, लार्जली अकर करती है, मतलब ऐसा नहीं कहा ओनली अकर, लार्जली अकर। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इन लिथोस्फेयर इज नोन एज फोकस एंड हाइपोसेंटर, दोनों एक ही बात है, सही बात है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम एपीसेंटर, इंटेंसिटी बढ़ती जाती है एपीसेंटर से, जैसे कि ये है यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर एपीसेंटर से अब पर्टिकुलर बात है कि यहाँ पर ज़्यादा इंटेंस होगा, यहाँ पर ज़्यादा डैमेज होगा, और जैसे यहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा जितना यहाँ से एपीसेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। एपीसेंटर ऑफ अर्थक्वेक ऑलवेज रिमेन ओवर कॉन्टिनेंट्स ओनली, ये बात थोड़ी नहीं है क्योंकि एपीसेंटर जो ऐसा नहीं होता ओनली वाले, ये फिर भी एक फ्लैग्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब फ्लैग रेजिंग क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर अपने कान खड़े हो जाने चाहिए, ओनली लग गया, तो ये स्टेटमेंट थोड़ी ध्यान से पढ़नी चाहिए हमें। तो एपीसेंटर ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंट्स में ही रिमेन होते हैं, ये ओशंस में भी इनका एपीसेंटर आ सकता है, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज द रॉन्ग एंड 1, 2 and 3 ऑप्शन नंबर बी 1, 2 and 3 ब्रावो इज द राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अर्थक्वेक इज आर करेक्ट, अर्थक्वेक के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपीसेंटर, एपीसेंटर नहीं कहते, इसे कहते हैं फोकस कहते हैं। लाइन जॉइनिंग दी प्लेसेस वेयर अफेक्टेड, उन्हें कहते हैं होमोसिस्मियल लाइन, ये PYQ है तो इनको इंक्लूड कर लेते हैं, अगले जो भी आगे पेपर होगा तो उसके लिए हम ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इंक्लूड कर लेंगे हमारी जो PDF होगी। तो सेकंड ऑप्शन नंबर बी ब्रावो सेकंड ओनली, पहली स्टेटमेंट गलत है इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड कॉल्ड हाइपोसेंटर और फोकस, दोनों ही चीज़ सही है। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपीसेंटर, मतलब 1 and 2 बोथ करेक्ट है। अर्थक्वेक एपीसेंटर इज द, अर्थक्वेक का एपीसेंटर क्या होता है। पॉइंट वेयर द सिस्मोग्राफ इज लोकेटेड, नो। पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर द मूवमेंट अलोंग द फॉल्ट अकर्स, अप्रोक्सीमेट सेंटर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द वेयर रप्चर अलोंग द फॉल्ट जोन अकर्स, ऑप्शन नंबर डी डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। फोकस इन रिलेशन विद एन अर्थक्वेक, तो इसको कहते हैं हाइपोसेंटर, इसका दूसरा नाम है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज ऑल्सो नोन एज, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो होता है फोकस कहते हैं ना कि एपीसेंटर, इसको हाइपोसेंटर भी कह देते हैं। सिस्मिक गैप्स वो होते हैं जहाँ पर आज तक वो बाउंड्रीज वो आज तक रप्चर नहीं हुई है। सेक्शन ऑफ प्लेट बाउंड्रीज दैट हैव नॉट रप्चर इन रीसेंट पास, ये सिस्मिक गैप्स होते हैं। इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर फॉल्स विद, नो भाई फॉल नहीं होता, प्रेशर भी फॉल नहीं होता, टेम्परेचर बोथ ये भी फॉल नहीं होता, ये सारी चीज़ें इंक्रीज होती हैं। टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डेप्थ। तो मतलब ऑप्शन सी चार्ली इज द राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज या आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में डायरेक्ट सोर्स कौन सा होता है। एक मैंने पढ़ाया था डायरेक्ट सोर्स, एक पढ़ाया था इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में वोल्केनो बताया था, माइनिंग बताया था, और यहाँ पर TPD
m²sg। तो वोल्केनो जो होता है डायरेक्ट सोर्स है, ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए इंक्लूड, तो ऑप्शन नंबर सी तो पहले ही गलत हो गया। फिर अर्थक्वेक वेव जो सिस्मिक वेव भी कहते हैं, ये तो इनडायरेक्ट है, तो ये गलत हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की मैग्नेटिज्म, ये 1 3 4 तो नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर हम ये PYQ सीरीज पे पहले चैप्टर जो हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ हमने पढ़ा, उसकी हमने सारे जितने भी आज तक क्वेश्चन आए, दे आर टोटल 16 नंबर। आई होप सभी को हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, और जब एग्ज़ाम से पहले हो तो जस्ट फॉर योर रिवीजन लुक हैव अ गुड लुक दिस ओवर दिस पर्टिकुलर वीडियो, ताकि अपने को पता लगता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली ये इतने टाइप के क्वेश्चन आए हैं अभी तक, और ये आगे भी आने के इनके चांसेस हैं, क्योंकि जब हम PYQs करते हैं तो हमें पता लगता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं। जो हमने कंटेंट पढ़ा, मैक्सिमम कंटेंट जो हमने अभी पढ़ा था, जो लास्ट वीडियो हमने कवर करी इंटीरियर ऑफ अर्थ पे, अगर उसको अच्छे से आप पढ़ लोगे तो वहाँ से अपने ज़्यादा नहीं कहूँगा पर हाँ 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 क्वेश्चन डुएबल थे उस PDF से। सारे 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मतलब फैक्चुअल बेस थे, कुछ पॉइंट रह भी गए थे उस PDF में। तो हाँ मतलब 50 क्वेश्चन तो उस PDF को पढ़ के आपके क्वेश्चन हो सकते थे। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन।